सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, ये मैंने कल आपको दिया था। इसके 3 पृष्ठ जो हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यात्रा वृत्तांत, ये मधु कांकरिया जो इनकी लेखिका है इस पाठ की लेखिका का नाम है मधु कांकरिया, जो कि हिंदी की आधुनिक और उल्लेखनीय कथाकार हैं। कहानी लिखती हैं, कहानी की रचना करती हैं ये। और इनका जन्म 1957 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिप्लोमा भी किया, अर्थात कंप्यूटर की जानकारी भी हासिल की। और उसके बाद ये अर्थशास्त्र और कंप्यूटर द्वारा वे अपनी आजीविका चला रही हैं। परंतु महानगर में अब इनका जो था वो मन नहीं लगा था, तो इसलिए वो घूमने के लिए निकल पड़ती हैं, क्योंकि वो कलकत्ता में रहती हैं और महानगर में मन ना लगने के कारण वो हमेशा घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। तो उन्होंने अनेक स्थानों पर भ्रमण करके उसे अब जो भी उन्होंने वहाँ पे अनुभव प्राप्त किया उसको शब्दबद्ध कर दिया। तो उसके बाद उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताओं में अगर उनकी बात करें तो उनकी रचनाओं में विचारात्मक और संवेदनात्मकता का सुंदर समन्वय है। महानगर की घुटन, बेरोजगारी, असुरक्षा, युवकों में बढ़ती नशे की लत, लाल बत्ती इलाकों की व्यथा, सामाजिक विषमता इत्यादि को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उभारा है। और उसके बाद उन्होंने मेहनतकश जो इंसान हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका वो सम्मान भी करती हैं। और इसके साथ साथ जो शोषित और दलित व्यक्ति हैं उनके प्रति उनकी करुणा की भावना भी व्यक्त होती है। मधु कांकरिया ने जो उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही सरल और सुगम है। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है और साथ में बिंब और मुहावरों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने जो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक शैली का मतलब है उन्होंने अपने बारे में ही वर्णन किया है कि उन्होंने वहाँ क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने अपना ही वर्णन किया है। जैसा कि आप इसमें देख रही हैं, साना साना हाथ जोड़ी, मैंने हैरान होकर देखा। तो यहाँ पे मैंने कौन है? लेखिका हैं जो अपना वर्णन कर रही हैं। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है ये पाठ। और ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अगर हम किसी स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस स्थान पर हमें जो अनुभव मिलते हैं, हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है, जिन लोगों से हम मिलते हैं, तो उन लोगों के बारे में लिखना, उन घटनाओं के बारे में लिखना, वो कहलाता है आपका यात्रा वृत्तांत। तो इस यात्रा वृत्तांत में जो हमारा पहला पृष्ठ है इस पाठ का, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की अपनी हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका द्वारा ये जो वर्णन है वो बहुत ही सजीव है और उन्होंने पल पल जो मौसम में और जो प्राकृतिक सौंदर्य में जो परिवर्तन होता है उनको भी उन्होंने अपने इस रचना में स्थान दिया है। और ऐसा लगता है जैसे हम उनको सजीव वहाँ जाकर ही देख रहे हो, ऐसा वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अभी इस पृष्ठ में ही आप देख सकते हैं कि लेखिका आकाश में चमकते तारे और दूर ढलान लेती तराई क्या होता है? तलहटी पर सितारों के गुच्छे की रोशनी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। जैसा कि आप इसके पहली 2-3 लाइनों में ही आप देख रहे होंगे, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह यार? अर्थात तो वो मंत्रमुग्ध सी हो गई थी वहाँ पर। और रात में जगमग करता गंगटोक नगर उसे बड़ा आकर्षक लग रहा था। और उसके साथ साथ वह इतिहास और वर्तमान की संधि पर स्थित मेहनती राजाओं का नगर था। ये गंगटोक जो है वो मेहनती जो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। वो आगे आपको पाठ में भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो मेहनत करते हैं। रहस्यमयी रात के कारण लेखिका की चेतना स्थिर हो गई थी। रहस्यमयी रात का मतलब होता है कि रात में हर पल जो था वो परिवर्तित हो रहा था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। तो इसलिए चेतना स्थिर हो गई और वह अति इंद्रियता की जादुई रोशनी में लगभग डूब गई। फिर धीरे धीरे शून्य में से उजाला फूटने लगा, अर्थात रात से दिन होने लगा। और उस समय उसे एक प्रार्थना सुनाई दी, जैसे कि आप इस
पेज पर देख भी रहे हैं, लिखा हुआ है साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तीसरो कौशेली। तो ये आपको इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है, तो आप इसे देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जब अगले दिन और वहाँ पर किसी ने उसे बताया था कि जब सुबह होती है तो कंचनजंगा जो कि हमारी तीसरी बड़ी चोटी है उसे देखा जा सकता है वहाँ से जहाँ पे वो थी। तो उसने देखा अपनी बैल्कनी में जाकर, जहाँ पर खिड़की में से जाकर देखा तो वहाँ पर, लेकिन आकाश जो था वो बादलों से घिरा हुआ था, परंतु उसे वो कंचनजंगा जो थी वो दिखाई नहीं दी थी। हाँ, मौसम जो था हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। अगले पाठ पर हम देखेंगे कि अगले दिन वो कहाँ जाने वाली है। अगले दिन प्रातः लेखिका को युमथांग के लिए जाना था, जो कि इस पाठ में इस पेज पर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग का अर्थ भी यहाँ पर बताया गया कि युमथांग का अर्थ क्या होता है, घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको, ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था। अर्थात वहाँ पर जब वो घूमने के लिए गई, घूमने के लिए सबसे पहले उसने रात का दृश्य देखा और सुबह उसने कंचनजंगा देखने का प्रयास किया, परंतु कंचनजंगा उसे दिखाई नहीं दी। और उसके बाद घूमने के लिए हमें गाइड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे भी गाइड मिल गया था। वो गाइड था जितेंद्र नार्गे, ड्राइवर कम गाइड। अर्थात वो ड्राइवर भी था और ड्राइविंग का काम भी कर सकता था और वो गाइड का काम भी करता था, और उसका नाम था जितेंद्र नार्गे। तो जितेंद्र नार्गे से मिलने के बाद उसके जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो अब इस पार्ट में हम देखेंगे। लेखिका को युमथांग के लिए जब जाना था तो उसे ये भी बताया गया था कि अगर मौसम साफ रहता है तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी देखी जा सकती है। लेकिन आपको पता है कि मौसम ख़राब था तो उसे वो नहीं दिखाई दी थी। और उसके बाद युमथांग जो था, आप बताया गया कि गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर जितेंद्र ने लेखिका को बताया कि युमथांग में अनेक घाटियाँ हैं, फूलों से लदी वादियाँ भी आपको यहाँ पे देखने को लिखा हुआ है कि फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। विशेषकर रास्ते में हिमालय की गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ, जो कि जितेंद्र नार्गे ने उसे बताया था कि जब वो यात्रा के लिए जा रहे थे। तब लेखिका ने क्या किया, बच्चों की तरह, बचकाने उत्साह से बच्चों की तरह पूछा कि वहाँ बर्फ़ भी गिरेगी। तो देखेंगे आगे उसने बताया कि चलिए, तो मतलब चले तो सही, हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। स्थान स्थान पर उन्होंने क्या देखा, पाइन और नुकीले पर्वतों को देखते हुए लेखिका अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गई थी। मार्ग में उसे एक कतार में श्वेत पताकाएं दिखी थी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, लिखा हुआ है। आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद पताकाएं, बौद्ध पताकाएं, क्योंकि सिक्किम राज्य जो है वहाँ पर बौद्ध धर्म की मान्यता है। तो वहाँ पर धर्म के अवसर पर, अर्थात यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे श्वेत पताकाएं दिखाई दी जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तब ड्राइवर जितेंद्र ने लेखिका को बताया कि श्वेत और रंगीन पताकाएं अलग अलग अवसरों पर फहराई जाती हैं। थोड़ी दूरी पर लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर देखी, और उसके बाद क्योंकि ये श्वेत पताकाएं क्यों लगाई जाती हैं, इसके बारे में भी मैं बता दूं मैं आपको कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, और उन पताकाओं को हटाया नहीं जाता है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और जब कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो वहाँ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। और नार्गे जो था वो उसको इस सारी जानकारी दे रहा था, और आगे आगे बढ़ने पर उसे दलाई लामा की तस्वीर भी दिखाई दी, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं। और आगे बढ़ने पर वो एक स्थान पर गई जिसका नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। अभी कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए प्रसिद्ध है ये।